है ना। जिससे पूछो हर आदमी यही बोल रहा है कि भाई कट रही है। समझ समझ में नहीं आ रहा मजे कौन ले रहा है। इसका चलो भाई बढ़िया। देखिएगा ये सब कहाँ। ओ माय गॉड ये फोटो में दिखेंगे बस। अरे भाई साहब कल टेस्ट यार मुझे पता नहीं था। सुबह महिलाओं के बैचों सुबह है। वाह यार दोस्त। हाँ ये तो मेरा सपना ही रह सकता बस ये तो। ठीक है बच्चों चलिए जी देखिएगा प्लीज। हो गया। अब ये तो लास्ट क्लास भी नहीं है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आज आपकी जल्दी छुट्टी करेंगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं मैं पढ़ा देता हूँ पूरा ही। देखिएगा प्लीज लास्ट टर्न बस हो गया बच्चे। लास्ट टर्न पे हम लोग एक्चुअल में डिस्कस कर रहे थे इकोलॉजिकल हायरार्की और इकोलॉजिकल हायरार्की में शायद हम लोग कम्युनिटी पर पहुंच गए थे। कम्युनिटी मैंने आपको बता दिया था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। देन मैंने आपको प्लांट कम्युनिटी एनिमल कम्युनिटी माइक्रोबियल कम्युनिटी के बारे में बता दिया था। कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर वो एनसीईआरटी में कहाँ वाला कौन सा पार्ट मिलेगा। तो जहां पर भी एनसीईआरटी का पार्ट आएगा मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि हाँ यार बेटा यार ये एनसीईआरटी से यहाँ से पढ़ना है। और जो चीज मुझे लगेगी कि यार ये वाकई में इंपॉर्टेंट है और कई बार चीजें याद नहीं हो पाती है तो वो मैं खुद एनसीईआरटी क्लास में पढ़कर बता दूंगा। राइट बच्चे। चलिए जी देन मैं आपको बता रहा था कि जो कम्युनिटी है उसके तीन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला बता दिया था स्पीशीज डाइवर्सिटी इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी। देन आपको बताया था डोमिनेंस एंड फिजियोग्नोमी और तीसरा बता दिया था स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे पहला स्पीशीज डाइवर्सिटी मैंने आपको बता दिया था कि स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको हमेशा केवल कम्युनिटी लेवल से ही स्टार्ट मिलेगी। इसके पहले वाले लेवल पर कोई डाइवर्सिटी नहीं होती क्योंकि ऑर्गेनिज्मल और पॉपुलेशन लेवल पर हमेशा एक एक स्पीशीज की ही बात की जाती है। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कम्युनिटी होती है इस कम्युनिटी के अंदर जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसको हम स्पीशीज रिचनेस के बेसिस पे बता सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपको नंबर देखना है। नंबर के बाद देखना है नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। देन उसके बाद अगर वहां पर सिमिलरिटी आती है तो इवननेस के बेसिस पर और अगर इवननेस भी बराबर आती है तो टेक्सोनॉमिक रिमोटनेस। जितनी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी डाइवर्सिटी उतनी कम होगी जितनी डिस्टेंटली रिलेटेड होंगी डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद बात की थी हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी जिसमें मेन फैक्टर बताया था क्लाइमेट। क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अगर इनमें भी अलग अलग बताना हो तो टेम्परेचर फर्स्ट प्रायोरिटी पर आएगा। देन हमने बात की थी दूसरा फैक्टर दैट इज टाइप ऑफ एरिया अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के बढ़ने पर टेम्परेचर और स्पीशीज डाइवर्सिटी दोनों में कमी आती है। देन हमने बात की थी टाइप ऑफ एरिया के बाद साइज ऑफ एरिया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये बात याद हो गई थी बेटा। और लास्ट हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल सॉइल के लिए इडेफिक फैक्टर टर्म एनसीईआरटी ने यूज किया है और टाइप ऑफ सॉइल में सबसे मेन होता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज डिसाइड करता है परकोलेशन। परकोलेशन डिसाइड करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसी के साथ प्रॉपर एयरेशन और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का होना भी जरूरी है। ये पांच फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी एरिया में सॉइल की फर्टिलिटी और उस जगह की स्पीशीज डाइवर्सिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी कम्युनिटी में जिस स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का नंबर या एबंडेंस ज्यादा होता है वो डोमिनेटिंग स्पीशीज होती है और कम्युनिटी का नाम जो है वो उस डोमिनेटिंग स्पीशीज के नाम के बेसिस पर रख दिया जाता है। एग्जाम्पल में पाइनस कम्युनिटी इन हिमालयाज बता दिया था। अरावली में प्रोसोपिस कम्युनिटी बता दिया था और सुंदरबंस में मैंग्रोव कम्युनिटी बता दिया था। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई थी। क्या यहाँ पर प्रोसोपिस पाइनस और मैंग्रोव के अलावा दूसरी स्पीशीज नहीं है लेकिन एबंडेंस किसका है पाइनस मैंग्रोव का और प्रोसोपिस का। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई थी।
उसके बाद मैंने आपको फिजियोग्नोमी बताया था, और फिजियोग्नोमी इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कम्युनिटी। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कम्युनिटी फिजियोग्नोमी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में हिमालयन एरियाज की पाइनस कम्युनिटी बताई थी बेटा। पाइनस कम्युनिटी का एक्सटर्नल अपीयरेंस आता है कॉनिफेरस। कैसा आता है बेटा? Therefore, Pinus community कहना is representation of dominance and coniferous forest कहना is the representation of physiognomy। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई थी। देन हमने कहा था कि यार जब भी हम डोमिनेंस की बात करते हैं तो सामान्यतः यार नंबर को कंसीडरेशन में लेते हैं। किसको लेते हैं बेटा? नंबर को। इस हिसाब से तो देखा जाए हर जगह पर माइक्रोब्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा, तो डोमिनेटिंग कौन होना चाहिए? माइक्रोब्स। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस कम्युनिटी का डोमिनेंस देखना है उसी कम्युनिटी की स्पीशीज को देखना होगा। मतलब प्लांट कम्युनिटी का डोमिनेटिंग सदस्य एक प्लांट स्पीशीज ही होगा। उसी तरह से एनिमल कम्युनिटी में डोमिनेंस एनिमल स्पीशीज ही शो करेगी, और माइक्रोबियल कम्युनिटी में डोमिनेंस माइक्रोबियल स्पीशीज ही शो करेगी। यहाँ तक की बात क्लियर होगी बेटा? इसी के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि नेम एंड फिजियोग्नोमी ऑफ अ कम्युनिटी इज मेनली डिसाइडेड बाय डोमिनेटिंग स्पीशीज। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई थी। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। अगला क्या था बच्चों? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन शायद मैंने आपको बताया भी था कि स्ट्रेटिफिकेशन इज एक्चुअली मेड बाय द टर्म स्ट्रेटा, और स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स। राइट बच्चों? अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि किसी भी कम्युनिटी में जब हम एंटर करते हैं, या किसी भी कम्युनिटी में अगर हम देखें, तो कम्युनिटी के सभी मेंबर्स क्या एक ही जगह पर एग्रीगेटेड होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कम्युनिटी में पाई जाने वाली डिफरेंट स्पीशीज अपने अपने अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकती हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किन फॉर्म्स में होता है? लेयर्स के फॉर्म में होता है। देयरफॉर इसको हम लोग कह देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर आप किसी फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, तो फॉरेस्ट में एंटर करते ही घना जंगल नहीं आता। सबसे पहले आपको मिलते हैं सरफेस ड्वेलर्स। कौन मिलेंगे बेटा? देन उसके बाद आएंगे हर्ब्स, देन आएंगे अंडर श्रब्स, देन आएंगे पहले अंडर श्रब्स, देन आएंगे श्रब्स, और देन आएंगे ट्रीज। इसका मतलब क्या? अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। अब कोई प्लीज ये मत बोल देना कि सर मैं उधर से आ जाऊंगा तो पहले ट्रीज आ जाएंगे, तो उधर से आएगा तो भी पहले सरफेस ड्वेलर्स ही आएंगे। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? बोले सर उधर से आऊंगा तो पहले ट्रीज कैसे आएंगे? क्योंकि जब भी आप देखेंगे ये लेयर्स का अरेंजमेंट, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, क्या वो सरफेस ड्वेलर्स की होती है बेटा? देन उसके अंदर आपको मिलेंगे हर्ब्स, देन उसके अंदर आपको मिलेंगे अंडर श्रब्स, देन मिलेंगे श्रब्स, और देन मिलेंगे ट्रीज। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? जैसे ही आप किसी भी जगह से इसमें एंटर करेंगे, हर जगह से आपको यही लेयर्स का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा बेटा। दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये स्ट्रेटिफिकेशन एक्चुअल में नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के बेसिस पर है। किस बेसिस पर बेटा? नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के बेसिस पर। अब यार नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के बेसिस पर देखें, तो सरफेस ड्वेलर्स क्या सेंटर वाले पार्ट में अबंडेंस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कैनोपी स्ट्रक्चर होने की वजह से वहां पर हमेशा लाइट लिमिटिंग होगी। यही कारण है कि सरफेस ड्वेलर्स का मैक्सिमम एबंडेंस आउटर मोस्ट पेरिफेरी में मिलेगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर बेटा? उसके बाद अंदर कौन मिलेंगे? हर्ब्स, देन अंडर श्रब्स, देन ट्रीज। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? ये जो लेयर्स का अरेंजमेंट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। हर जगह पर, हर इकोसिस्टम में, हर कम्युनिटी में आपको किसी ना किसी फॉर्म में लेयर्स का अरेंजमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों क्लियर बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन देखें, जैसा बेटा फॉरेस्ट में बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। सरफेस ड्वेलर, सतही पादप, ग्रासेस। कौन पूछा? कौन पूछा? हाँ, स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट है बेटा। हाँ, हर्ब्स हो सकते हैं। हर्ब, श्रब, अंडर श्रब में फर्क पता है क्या? हाइट का फर्क होता है और स्टेम का फर्क होता है। कैसे? ग्रीन सॉफ्ट स्टेम इज हर्ब, ग्रीन सॉफ्ट स्टेम इज हर्ब। जैसे कि पालक और मेथी। अरे आई बात समझ में? ठीक है। और इवन जो चने का झाड़ होता है वो भी हर्ब्स में ही आता है, राइट?
श्रब्स के लिए कैटेगराइजेशन देते हैं हम लोग, अंडर श्रब्स के लिए कैटेगराइजेशन देते हैं ग्रीन स्टेम विद स्पाइन्स। अंडर श्रब्स क्या है? ग्रीन स्टेम विद स्पाइन्स, दैट इज अ अंडर श्रब, गुलाब का पौधा, राइट। उसके बाद आते हैं श्रब्स, वुडी स्टेम विद वुडी स्पाइन्स। क्या? वुडी स्टेम विद वुडी स्पाइन, अकेशिया, बबूल जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक तरह का क्या है? श्रब है। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। अब बात करें हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि किस बेसिस पर ये स्ट्रेटिफिकेशन दिया गया है। दिस इज बेस्ड ऑन नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। किस पर बेस्ड है बेटा? नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के बेसिस। क्या यहां तक की कहानी क्लियर बच्चों? देखिएगा प्लीज, स्ट्रेटिफिकेशन फॉरेस्ट में दिखेगा कैसा। यहां पर मैंने कह दिया, मान लेते हैं फॉरेस्ट फ्लोर है बेटा। इस फॉरेस्ट फ्लोर में सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट पेरीफेरी है, वहां पर आपको मिलेंगे सबसे पहले कौन? सरफेस ड्वेलर्स, राइट बच्चे। उसके बाद आपको अंदर जैसे एंटर करेंगे वैसे ही आपको मिलेंगे बेटा क्या? हर्ब्स, राइट बच्चों। देन उसके बाद जाएंगे तो अंडर श्रब्स, और अंडर श्रब्स में मैं आपको बता चुका हूँ ग्रीन स्टेम विद स्पाइन्स, जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसमें मिलेगा? अंडर श्रब। देन उसके बाद आपको मिलेंगे श्रब्स, और श्रब्स में क्या होते हैं? वुडी स्टेम विद वुडी स्पाइन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, दिस इज श्रब्स, राइट। और जो सबसे इनर मोस्ट एरिया है, यहाँ पर आपको कैनोपी स्ट्रक्चर मिलेंगे बच्चों, और ये जो कैनोपी स्ट्रक्चर है ये ही आपका ट्रीज है। अगर हम बात करते हैं कि इस एरिया में जब यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा ग्रोथ पैटर्न मिल रहा है, देन उससे बड़ा मिल रहा है, देन उससे बड़ा मिल रहा है, देन उससे बड़ा मिल रहा है। क्या यहाँ पर जो अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ग्रोथ पैटर्न्स। किसका अरेंजमेंट है बेटा? ग्रोथ पैटर्न्स का अरेंजमेंट है। किस बेसिस पर है? नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब हमने जब यहाँ पर ग्रोथ पैटर्न्स देखे, क्या देखे बेटा? ग्रोथ पैटर्न, जिसमें सबसे पहले कौन आए? सरफेस डेवलपर, देन हर्ब्स, देन अंडरश्रब, देन श्रब, देन ट्रीज। इसका मतलब है जब भी हम ग्रोथ देख रहे हैं, प्लांट ग्रो कैसे कर रहा है? वर्टिकली कि हॉरिजॉन्टली? प्लांट ग्रो कर रहा है वर्टिकली। इसका मतलब हम जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ये वर्टिकल अरेंजमेंट देख रहे हैं। कैसा अरेंजमेंट? यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट मिल रहा है किसका? ग्रोथ पैटर्न्स का। वर्टिकल अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन, vertical arrangement is termed as, and horizontal arrangement is termed as zonation. Horizontal arrangement is termed as zonation. Vertical arrangement is stratification. Horizontal arrangement is, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट में जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है? वर्टिकल, इसलिए हम लोग कह देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ तक की कहानी सब बच्चों क्लियर? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ग्रोथ पैटर्न्स। ठीक है। प्रश्न कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं कि बताइए फॉरेस्ट में पाया जाने वाला स्ट्रेटिफिकेशन किसका होता है? ग्रोथ पैटर्न्स का। कैसा होता है? वर्टिकल। किस बेसिस पर होता है? नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के बेसिस पर। 3 क्वेश्चन है, तीनों समझ में आए? किस तरह का होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट। किसका होता है? ग्रोथ पैटर्न्स का। किस बेसिस पर होता है? नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के बेसिस पर। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? अगली चीज बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक नॉर्मल इकोसिस्टम में कितने स्ट्रेटाज हो सकते हैं, या एक नॉर्मल फॉरेस्ट में कितने स्ट्रेटाज हो सकते हैं, तो एक नॉर्मल फॉरेस्ट में 4 से 5 स्ट्रेटाज हो सकते हैं। कितने बेटा? 4 से 5 स्ट्रेटाज हो सकते हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन या मैक्सिमम लेयर्स पाई जाती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहां पर मिलती है बेटा? ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेटा या स्ट्रेटिफिकेशन आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। किसमें मिलेंगे बेटा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, राइट। अब
अगर आपको मैक्सिमम टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न किसी एक ही फॉरेस्ट में मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको वहां अलग अलग साइज की बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, सारी एक ही साइज की नजर आ रही हैं, तब तो ठीक है कि भैया सबका ग्रोथ पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन जहां डाइवर्सिटी ज्यादा है, मल्टीपल स्ट्रेटा है, तो अलग अलग लेवल्स साफ नजर आएंगे। जहां पर अलग अलग लेवल्स साफ नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जैसा दिखेगा। किसी बिल्डिंग में अगर सीधी दीवार बना दी जाए तो आप अंदर नहीं बता सकते कि कितनी फ्लोर्स बनाएंगे, लेकिन अगर आपको अलग अलग लेवल्स साफ साफ नजर आ रहे हो तो आप आराम से बता सकते हो कि कितनी स्टोरीज बन रही है बेटा। इसी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। यही कारण है कि दीज आर ऑल्सो नोन एज मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट। क्या कहलाते हैं बेटा? मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट ये कहलाते हैं, बहुमंजिला वन ये कहलाते हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? मैक्सिमम स्ट्रेटा या मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन कौन से एरिया में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट कौन से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा बताइए फॉरेस्ट में पाया जाने वाला स्ट्रेटिफिकेशन किस बेसिस पर होता है? लाइट के बेसिस पर होता है, दैट इज नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ। किसका होता है? ग्रोथ पैटर्न्स का। कैसा होता है? किस बेसिस पर है? नीड ऑफ लाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। किसका है? ग्रोथ पैटर्न्स का है। किस बेसिस पर है? नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। कैसा है? वर्टिकल अरेंजमेंट। समझ में आ गई बात? मतलब रैंडमली कुछ भी पूछ लिया जाए, क्लियर होना चाहिए किसका है, कैसा है और किस बेसिस पर है। किसका है? ग्रोथ पैटर्न्स का। कैसा है? वर्टिकल। किस बेसिस पर है? नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के बेसिस पर है। क्लियर हो गई बेटा ये बात? मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट कौन से हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैक्सिमम स्ट्रेटा किस में मिलेंगे? क्या यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर? चलिए जी, इसके अलावा मैंने आपको एक टर्म अभी भी बताई है, जोनेशन। क्या बताया है? आइए जोनेशन की बात कर लेते हैं। और जोनेशन को क्लियरली देखा जा सकता है माउंटेन्स में। कहां पर देख सकते हैं बेटा? माउंटेन्स में जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो एक्चुअल में कहलाता है जोनेशन। क्या कहलाता है बेटा? ठीक, चलिए जी देखिएगा। ये मान लेते हैं कोई एक माउंटेन है जिसमें अल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ क्या क्लाइमेट में वेरिएशन आएगा। मैंने शायद आपको ये बात सिखा दी है कि अल्टीट्यूड चेंज हो चाहे लैटिट्यूड चेंज हो, वेजिटेशन क्लाइमेट सिमिलरली चेंज होती है। लोवेस्ट लैटिट्यूड पर ट्रॉपिकल रीजन है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल, देन देन खत्म। अरे हाँ कि ना? उसी तरह से लोएस्ट अल्टीट्यूड पर भी आपको ट्रॉपिकल कंडीशन, बोले तो हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन मिलेंगी। और एपेक्स ऑफ द माउंटेन या हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर आपको मिनिमम टेम्परेचर विद मिनिमम डाइवर्सिटी वाली कंडीशंस मिलेंगी। इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर आपको वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो सबसे नीचे वाले रीजन में क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप वेजिटेशन पाई जाएंगी। कैसी मिलेंगी बेटा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहां तक की कहानी क्लियर? देन थोड़ा सा अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो वेजिटेशन में चेंज आता है और यहाँ पर आपको मिलेगी ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन। राइट बेटा? थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे टेम्परेट डेसिडुअस। कौन मिलेगा बेटा? टेम्परेट डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे आपको टेम्परेट कॉनिफर्स या टेम्परेट कॉनिफेरस, जिनको हम टेम्परेट एवरग्रीन वेजिटेशन भी कहते हैं। और एपेक्स ऑफ द माउंटेन विल शो पोलर लाइक कंडीशंस। अरे बोलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाली वेजिटेशन कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मिनिमम टेम्परेचर को टॉलरेट, तो यहाँ ध्यान रखना है टेम्परेचर के बेसिस पर वेजिटेशन का नाम क्या है, क्योंकि जो नाम मैं आपको बताने वाला हूँ ये नाम एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जिसमें से एक टर्म है हेकिस्टोथर्म, जो कि आपने कई बार पढ़ी भी होगी, एलन के टेस्ट में भी कई बार रिपीट होती है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से उस टर्म का मतलब क्या है। यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स मिलते हैं क्या ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं बेटा? इसलिए यहाँ पर मिलने वाले प्लांट्स को नाम दिया जाता है मेगाथर्म्स।
क्या कहते हैं बेटा इनको? मेगाथर्म्स। मेगा मतलब हाई, थर्म मतलब टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेने वाली वेजिटेशन आपको कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहाँ तक की बात क्लियर? ये जो दोनों डेसिडुअस फॉरेस्ट है बेटा, दैट इज टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ना तो ये वेरी हाई टेम्परेचर में मिलते हैं, ना ही ये वेरी लो टेम्परेचर में मिलते हैं, मतलब ये मीडियम टेम्परेचर वाली कंडीशन मिलते हैं बेटा, इसलिए इनको कहा जाता है मीजोथर्म्स। क्या कहते हैं बेटा इनको? मीजोथर्म्स इन्हें कहा जाता है। अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्चुअल सीजनल वेरिएशन टेम्परेट में मिलता है। 4 सीजन कौन कौन से? ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर। कौन कौन से? ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर। ऑटम का मतलब है कि पूरी वेजिटेशन अपनी लीव्स की शेडिंग करेगी। विंटर का मतलब है जब बर्फबारी होगी। समर का मतलब है जब सनी क्लियर स्काई वाले डेज होंगे। और स्प्रिंग सीजन का मतलब है जब ब्लॉसमिंग और ब्लूमिंग होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? एक्चुअल सीजनल वेरिएशन टेम्परेट एरियाज के अंदर, और जो कॉनिफेरस है, कॉनिफेरस होगा ही तब जब स्नोफॉल ज्यादा होगी। कॉनिफेरस होगा ही तब जब स्नोफॉल ज्यादा होगी। स्नोफॉल ज्यादा हो रही है तो टेम्परेचर कम की ज्यादा? इसलिए लो टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले प्लांट्स यहाँ मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोथर्म्स। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोथर्म्स। अब जैसे ही हम पोलर रीजन में जाते हैं तो पोलर रीजन में कंडीशंस मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताई थी, परमाफ्रॉस्ट। कौन सी? परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली, जहां हमेशा बर्फ जमी हुई पाई जाती है, वो है परमाफ्रॉस्ट रीजन। इसका मतलब कह सकता हूं कि साल भर सब जीरो कंडीशंस बनी रहती है। कैसी कंडीशन? सब जीरो कंडीशंस बनी रहती है। और यहाँ पर मिलने वाले जो प्लांट्स हैं, इनको कहा जाता है हेकिस्टोथर्म्स। कौन से बेटा? हेकिस्टोथर्म्स। प्लीज ये टर्म याद रखिएगा ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो कि यार हेकिस्टोथर्म एक्चुअल में था क्या। Hecistotherm is the vegetation which can be found surviving at highest altitude and latitude, या कह लीजिए at sub zero condition, या कह लीजिए at minimum temperature conditions। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक पॉइंट समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट। हाँ बेटा। है? अरे भैया, यहाँ पर किसका देखा? प्लांट्स का देखा। अब तो ये भी तो बोल सकता था कि सर ये तो हॉरिजॉन्टल है। ग्रोथ पैटर्न का देख रहे ना, तो ग्रोथ पैटर्न ऐसे भी तो बता सकता हूँ, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कैसे देखा? ऐसे। वहां लेयर्स कैसे बनाएगा? ठीक है। तो जहां लेयर्स हॉरिजॉन्टल बन रही है वो क्या है? जोनेशन। अब उसी में अगर आप प्लांट की ग्रोथ पैटर्न्स देखोगे तो अंदर क्या बताओगे? स्ट्रेटिफिकेशन। दैट विल बी वर्टिकल अरेंजमेंट। क्या यहां तक की कहानी क्लियर? ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम क्यों होता है? अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर कम होता है। उसकी वजह से लाइट का डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और लाइट और टेम्परेचर दोनों में कमी आती है। हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर हमेशा ही होगा। अल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं। अरे सन के करीब तो जा रहे हैं लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। एयर का फ्लो, विंड का फ्लो कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और उस जगह पर फॉलिंग कम। इस वजह से टेम्परेचर में कमी आती है। राइट? यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? अरे बोलो यार। लेयर्ड अरेंजमेंट अगर है तो स्ट्रेटिफिकेशन है। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ग्रोथ पैटर्न आपको मिलेगा फॉरेस्ट में, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मिलेगा आपको माउंटेन्स। आइए तीसरा और सबसे डिटेल्ड स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स। हाउ? लिख रहे हैं क्या? लिख लीजिए बेटा। हाँ बिल्कुल, ये वेजिटेशन के लिए यूज होने वाली टर्म। बिल्कुल। अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में होने वाला चेंज
सिमिलर होता है, इसका मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलने वाली स्पीशीज कैसी होंगी? ठीक है, हम लोग को जोनेशन बताना था, तो जोनेशन हम किसी इकोसिस्टम का ही बताएंगे ना, या किसी कम्युनिटी का ही बताएंगे, इसलिए हमने माउंटेन की बात की, हमने अर्थ की बात नहीं की। चलिए बच्चों, लिख लिया? कितने लोग लिख रहे हैं अभी भी? शाबाश, लिखो जल्दी। हैं? हाँ बिल्कुल लग सकता है ना, लगता तो है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बताते तो हैं, बताते बताते। क्या पढ़ रहे हैं हम? कम्युनिटी पढ़ रहे हैं ना, तो कम्युनिटी के अंदर क्या बताते हैं? केवल बायोटिक फैक्टर। अर्थ की बात कर रहे हो तो केवल बायोटिक, वो क्या है, एक बायोस्फीयर। हम लोग माउंटेन पर मिलने वाली प्लांट कम्युनिटीज को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, इसलिए नाम दिया मेगाथर्म, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म और हिकिस्टोथर्म। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। बड़े आगे, चलो भाई। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स। लेक में होने वाला स्ट्रेटिफिकेशन भी जोनेशन है। लेक में होने वाला स्ट्रेटिफिकेशन भी कैसा है? इसी वजह से तो लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन बताते हैं। बात समझ में आ गई? इट इज ऑल्सो अ जोनेशन, राइट। अगली बात आती है कि लेक में होने वाला स्ट्रेटिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है? अगेन इट इज बेस्ड ऑन नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। यहां तक की कहानी शायद समझ में आई हो, बोलो भैया। स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक इज अगेन बेस्ड ऑन द नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। आइए भैया बात करते हैं लेक के स्ट्रेटिफिकेशन या जोनेशन के बारे में। देखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिटेल्ड। ये एक लेक का बेसिन है भाई। हेलो, बेसिन ऑफ अ, शाबाश, basin of a water body is always a inverted hat like structure. Basin of a water body is always a inverted hat like structure. चाहे वो लेक हो, चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड हो। अरे बात समझ में आई? हर एक वाटर बॉडी का जो बेसिन है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड हैट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन से आने वाली सोलर रेडिएशन क्या वाटर बॉडी के अंदर एंटर करेंगे बच्चों? जब सोलर रेडिएशन वाटर बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो जिस रीजन तक ये आसानी से पेनिट्रेट कर जाती हैं, वो डीप एक्वेटिक एनलाइटन्ड जोन। क्या बेटा? डीप एक्वेटिक एनलाइटन्ड जोन, जहां तक सोलर रेडिएशंस पेनिट्रेट करती हैं, इज नेम्ड एज लिम्नेटिक जोन। क्या कहलाता है बेटा ये? लिम्नेटिक जोन कहलाता है। यहां तक की बात शायद समझ में आई होगी। जहां तक लाइट आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है, वह डीप एक्वेटिक पार्ट कहलाता है लिम्नेटिक जोन। क्लियर? इस लेयर के आगे हम कह रहे हैं कि लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। जहां लाइट नहीं पेनिट्रेट करती है, दैट डार्क डीप जोन इज नोन एज प्रोफंडल जोन। क्या कहलाता है बेटा? प्रोफंडल जोन। नेक्स्ट, किनारे वाला जो शैलो मडी रीजन, कौन सा बेटा? शैलो मडी रीजन इज नोन एज लिटोरल जोन। लिटोरल जोन की अगर हम बात करें तो लिटोरल जोन में मैंने अभी अभी आपको बोला कैसा रीजन है बेटा? ये शैलो मडी रीजन ऑन एजेस ऑफ लेक, यही क्या कहलाता है? लिटोरल जोन। कभी किसी लेक के किनारे घूमने गए हैं? जब भी हम किसी लेक के किनारे घूमने जाते हैं और हमारे साथ किसी को ले जाते हैं लेक के किनारे, बेटा आप दोनों यहाँ इस क्लास वाले गए हो तो बात अलग है, लेकिन हाँ अगर हम किसी और के साथ गए हैं, जैसे कि मैं विवाहित हूं, मैं तो ऑफिशियली ले जा सकता हूँ, राइट?
तो जैसे ही हम किसी और को, आप तो अनऑफिशियली भी ले जा सकते हो, है ना, क्योंकि मेरे वाले केस में तो एक का ही क्राइटेरिया फिक्स है कि नहीं, कि मुझे हर जगह उसी को ही लेकर जाना है। ठीक है, आपके साथ हो सकता है कंडीशंस अलग अलग, लेक के हिसाब से अलग अलग लोग हो सकते हैं। चलिए सुनिए, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो जब भी आप किसी लेक के किनारे किसी के साथ घूमने गए होंगे, जितनी देर में आप बाइक वाइक पार्क करते हैं, उतनी देर में जो हमारे साथ प्राणी गया होता है, पता नहीं उनको अलग ही जेनेटिक कंपोजिशन है ना। जैसे ही लेक वेक या जल का किनारा दिखता है, पता नहीं क्या होता है, एकदम से शूज वूज खोल के जीन्स में ऊपर करके और पैर डाल के खड़ी हो जाती है। अरे हाँ कि ना। तो जिस जगह किनारे पर वो खड़ी हुई है और जहां पर शैलो मडी रीजन है, वो रीजन लिटोरल जोन है बेटा। कौन सा जोन है? लिटोरल जोन। अगर आपने कभी किसी नेचुरल वाटर बॉडी में गुपची मारी हो, और गुपची मारने के बाद जहां तक आपको लाइट ऊपर की नजर आ रही है, वो रीजन लिम्नेटिक जोन है। और उसके बाद आता है प्रोफंडल्स। हम लोग यहाँ पर डीप लेक्स की बात कर रहे हैं, और डीप लेक्स की गहराई 20 to 30 मीटर्स तक लिम्नेटिक जोन की हो सकती है। 20 to 30 मीटर्स तक लिम्नेटिक जोन हो सकता है। इसका मतलब इतनी गहराई तक पानी में लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। ये बात कर रहा हूं मैं डीप लेक की। इसकी बात कर रहा हूं। अगर यही बात हम ओशियन में करें, किसमें बेटा? ओशियन में ये जो लाइट पेनिट्रेशन है, ये लाइट 200 से 500 मीटर तक जा सकती है। कितना से कितना बेटा? 200 से 500 मीटर तक जा सकती है, जिसमें कि 200 मीटर तक तो कंप्लीट एनलाइटेंड जोन होता है, और 200 से 500 के बीच में डिस्ट्रैक्टेड लाइट होती है, थोड़ा सा डिफ्यूज्ड लाइट प्रेजेंट होती है। वहां पर भी आपको लाइट तो मिलेगी, लेकिन 500 के ऊपर कोई लाइट पेनिट्रेट नहीं करती। इसी वजह से आपसे एक प्रश्न एनसीईआरटी ने पूछा है कि ओशियन में डीपेस्ट पार्ट तक कौन सी एल्गी पाई जाती है, और उसी के बारे में एनसीईआरटी ने लिखकर भी दिया है कि 500 मीटर गहराई तक रेड एल्गी मिल सकती है। जहां तक लाइट पेनिट्रेट करेगी, वहां तक आपको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी मिल सकते हैं। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों क्लियर? डीप लेक में लिम्नेटिक जोन की गहराई कहां तक है? 20 से 30 मीटर तक है। यहाँ तक की बात समझ में आई बेटा? आइए बात करते हैं हर एक जोन के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिम्नेटिक जोन? डीप एक्वेटिक पार्ट वेयर लाइट पेनिट्रेट्स। क्या बेटा? डीप एक्वेटिक पार्ट वेयर लाइट पेनिट्रेट, जहां तक लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, वह वाला पार्ट क्या है? लिम्नेट। डीप डार्क जोन इज प्रोफंडल जोन, एंड शैलो मडी रीजन ऑन द एजेस इज लिटोरल। क्लियर हो गई ये बात? इसके अलावा आप सबने एक टर्म और सुना होता है, बेंथिक जोन। क्या सुना होता है? बेंथिक जोन। बेंथिक जोन में कई बार लोग प्रोफंडल जोन या प्रोफंडल और बेंथिक जोन कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेंथिक जोन की अगर हम बात करें, तो बेंथिक जोन होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूं कि ये लिटोरल है, ये लिम्नेटिक है, ये प्रोफंडल है, इन तीनों जोन्स में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे बेटा। जब ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, तो इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने पर ये निपट जाएंगे। जब ये निपटेंगे, तो इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर ऊपर उड़ जाएगा, नीचे सेटल डाउन होगा। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ मरा, तो उसका ऑर्गेनिक मैटर यहाँ गिरेगा। यहाँ मरा तो यहाँ सेटल हो सकता है, यहाँ मरा तो यहाँ सेटल हो सकता है। अरे बोलिए, इसका मतलब है कि इस वाटर बॉडी के बेसिन में, यहाँ से लेकर और डीपेस्ट पार्ट ऑफ बेसिन तक, क्या ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर जमा होता है। बारिश का पानी, जिसको हम रन ऑफ वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं? उस रन ऑफ वाटर की वजह से सिल्टेशन होता है, मतलब सिल्ट या गाद या फिर मिट्टी का जमाव होता है। वो मिट्टी का जमाव भी इसी बेसिन वाले हिस्से में होगा। इसका मतलब ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, इस वाले रीजन में आपको ढेर सारे सेडिमेंट्स एंड सब सेडिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? सेडिमेंट्स एंड सब सेडिमेंट्स मिलेंगे, एंड द सब सेडिमेंट पार्ट ऑफ लेक इज नोन एज बेंथिक जोन। समझ में आई बात? तो अगर कोई ये कहता है कि बेंथिक जोन प्रोफंडल एरिया में होता है, सही है क्या? नहीं भैया, बेंथिक जोन इज स्प्रेडेड फ्रॉम लिटोरल टू प्रोफंडल। देखो, बेंथिक जोन इज स्प्रेडेड फ्रॉम लिटोरल टू प्रोफंडल, दोनों तरफ से देख लीजिए, सेम ही आएगा।
आ गई बेटा बात समझ में? तो सेडिमेंट और सब सेडिमेंट वाला जो पार्ट है वही क्या है? बेंथिक जोन। बिल्कुल ठीक है। क्यों आया? वेरी गुड। बालक ने क्वेश्चन पूछा है कि सर लेक का जो लिम्नेटिक जोन है वो 20 से 30 मीटर क्यों है, और ओशियन का बेसिन 200 सॉरी लिम्नेटिक जोन 200 से 500 मीटर क्यों है? कारण है उसका स्प्रेड। जितना बड़ा बेसिन होगा लाइट उतना ज्यादा गहराई तक पेनिट्रेट कर सकती है। कभी कुआं देखा है? कुएं के अंदर आप 1 मीटर या 2 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं देख सकते अगर पानी भरा है तो। अरे हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि उसका बेसिन बहुत नैरो होता है, लाइट को एंटर करने की जगह नहीं मिलती। यहाँ पर आपके पास एक वास्ट बेसिन होने की वजह से लाइट गहराई तक पेनिट्रेट कर जाती है। यहाँ पर भी लिमिटेड बेसिन होने की वजह से लाइट केवल एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही जा पाती है, और बहुत रेयर केसेस में आपको ऐसी लेक्स मिलेंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेक्स के नीचे डेब्रिस भरना शुरू हो जाता है और लेक्स की शैलोइंग हो जाती है। ये जनरली आपको मिलेगा ओलिगोट्रॉफिक लेक्स में। इसमें मिलेगा जिनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, एल्गल ब्लूम नहीं होता है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन और बहुत ज्यादा एनिमल्स नहीं होते हैं, उनमें आपको इस तरह की कंडीशंस मिल सकती है। क्या यहां तक की बात सब बच्चों को समझ में आई? बेंथिक जोन इज, बता रहा हूं बस वही, ठीक है। बेंथिक जोन सेडिमेंट और सब सेडिमेंट वाला पार्ट है। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि यार बेंथिक जोन में क्या चीजें आकर जमा हो रही हैं? मेनली डेड ऑर्गेनिक मैटर या सिल्ट। मेनली क्या? डेड ऑर्गेनिक मैटर या सिल्ट। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंथिक जोन में क्या कोई ऑर्गेनिज्म, क्या कोई माइक्रोब, क्या कोई एनिमल मिल सकते हैं? यस मिल सकते हैं, और मेनली होंगे सेप्रोट्रॉफ्स एंड डीकंपोजर्स। और इसका मतलब सेप्रोट्रॉफ डीकंपोजर होंगे तो वो हेट्रोट्रॉफ ही होंगे। कौन होंगे? मेनली हेट्रोट्रॉफ। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? बेंथिक जोन में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है बेंथोस। हेलो? बेंथिक जोन में मिलने वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है बेंथोस। और बेंथोस मेनली कौन होंगे? डीकंपोजर्स या सेप्रोट्रॉफ्स। अरे बोलो यार बच्चे। उसके अलावा एनसीईआरटी ने एक लाइन और लिखी हुई है। एनसीईआरटी कहती है कि टाइप ऑफ सेडिमेंट डिसाइड्स द टाइप ऑफ एनिमल्स एंड बेंथिक ऑर्गेनिजम्स। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरह का सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा होगा उसी तरह के बेंथिक एनिमल्स या बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, मतलब बेंथोस आएंगे। बोलो यार बच्चे, क्या बेंथिक जोन लाइट स्ट्रेटिफिकेशन का पार्ट है? नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पर स्टेटास केवल 3 बताए हैं। कौन कौन से? लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंड। बेंथिक जोन लाइट के बेसिस पर स्टेटा नहीं है। अगर आप स्टेटिफिकेशन नहीं है मतलब लाइट की एब्सेंस में देखोगे तो भी बेंथिक मिलेगा। लाइट की एब्सेंस में रात को जाओगे देखने तो आपको लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल दिखे ना दिखे लेकिन बेंथिक मिलेगा। अरे बोलो यार, हर वाटर बॉडी का बेंथिक जोन होता है, चाहे वो लेक हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो ओशियन। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना भैया, हम नेचर की बात कर रहे हैं और कोई भी चीज यहाँ अगर लगाई जा रही है उसको पूरी नेचर के साथ रिलेट कर लेना। अगर वो रिलेट हो रही है आपको हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। हर एक वाटर बॉडी का बेंथिक जोन होता है और उसमें हमेशा क्या मिलेंगे? सेडिमेंट, सब सेडिमेंट। मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या है? बेंथोस। बेंथोस मेनली क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। आ गई यहाँ तक की बात समझ में? चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं लिम्नेटिक, लिटोरल और प्रोफंडल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन में अगर आपसे पूछा जाए कि यार किस तरह की वेजिटेशन मेनली पाई जाती है, बोल रहा हूँ वेजिटेशन। क्या बोल रहा हूँ? लिम्नेटिक जोन में आपको मेनली मिलती है प्लैंक्टोनिक वेजिटेशन। कैसी वेजिटेशन मिलेगी बेटा? प्लैंक्टोनिक वेजिटेशन मिलेगी। अब प्लैंक्टोनिक का मतलब क्या होता है? पानी पर फ्री फ्लोट, ऊपर फ्लोट करने वाली। सबमर्ज नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ फ्लोटिंग सबमर्ज के बेसिस पर नहीं, फिक्सेशन के बेसिस पर वेजिटेशन बताया है। जो रूटेड होगी वो नॉन प्लैंक्टोनिक है, और जो रूटेड नहीं है वो प्लैंक्टोनिक है। तो 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स आपको हर समय क्लियर होनी चाहिए बेटा। एक तो होते हैं प्लैंक्टॉन्स। क्या बच्चों?
प्लैंक्टॉन्स और दूसरे होते हैं नेक्टॉन्स, राइट। Now, what are planktons? Planktons are freely moving organism with water currents. Planktons क्या है? Freely moving organisms with water current. पानी का बहाव जिधर जाएगा वो उधर चले जाएंगे, वो ही क्या कहलाते हैं? Planktons, right? Actively swimming organisms are nectons. Hello? Actively स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स आर नेक्टॉन, जिनके पास सीलिया फ्लैजिला होंगे या जो फिशेस हैं वो नेक्टॉन्स हैं। अरे बोलो यार, अब आपने सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन, इसका मतलब ऐसे ऑटोट्रॉफ्स जो फ्रीली मूविंग है यार, फाइटोप्लैंक्टन, और ऐसे हेट्रोट्रॉफ्स जो फ्रीली मूविंग है वो जूप्लैंक्टन्स। आ गई बात समझ में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेक्टॉन्स बेटा? एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना हमेशा प्लैंक्टन क्या है और नेक्टॉन क्या है। प्लैंक्टोनिक वेजिटेशन है, इसका मतलब यहाँ पर आपको ऊपर फ्री फ्लोटिंग मिल सकते हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पर सबमर्ज्ड फ्री सबमर्ज्ड प्लांट या फ्रीली मूविंग सबमर्ज्ड प्लांट मिल सकते हैं, या नॉन रूटेड सबमर्ज्ड वेजिटेशन मिल सकती है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? कुछ केसेस में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि इस जगह पर जहां तक लाइट पहुंच रही है यहाँ रूटेड वेजिटेशन होगी और वो पानी में डूबी हुई वेजिटेशन पाई देगी। दैट इज अ रूटेड सबमर्ज्ड वेजिटेशन। कौन सी है बेटा? रूटेड सबमर्ज्ड वेजिटेशन। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिम्नेटिक जोन में मेन वेजिटेशन कैसी? प्लैंक्टोनिक है। कैसी है? क्यों प्लैंक्टोनिक कह रहे हैं? क्योंकि हमने लिम्नेटिक जोन में सॉइल का या बेसिन का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं किया है। अरे देखो यार, अगर मैं रूटेड वाला प्लांट हटा दूं तो आपको सॉइल का कोई भी पार्ट लिम्नेटिक में ग्रो करता हुआ या इंक्लूड होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए तो हमने हर बार डेफिनेशन में क्या कहा है? डीप एक्वेटिक पार्ट। क्या बोला है? जहां तक लाइट जाती है वो क्या है? राइट। और उसके बाद अगले वाले में कहा है डीप डार्क जोन, केवल एक्वेटिक नहीं बोला। अरे समझ में आई? इसका मतलब उसमें एक्वेटिक एज वेल एज बेसिन वाला पार्ट दोनों इंक्लूड होगा। आ गई यहां तक की कहानी क्लियर? चलिए जी, ये हो गई बात लिम्नेटिक जोन के बारे में। लिटोरल जोन की बात करते हैं। लिटोरल जोन किनारे पर पाए जाने वाला शैलो मडी रीजन है बेटा। शैलो मडी रीजन भाई साहब, सॉइल पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? सॉइल पाई जा रही है, तो सॉइल में फिक्स्ड प्लांट्स आपको मिल सकते हैं। अरे बोलो, कैसे प्लांट्स? सॉइल में फिक्स्ड प्लांट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिटोरल जोन की जो मेन वेजिटेशन है वो कैसी है? रूटेड वेजिटेशन है। कैसी वेजिटेशन है? रूटेड वेजिटेशन। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? नेक्स्ट बेटा, लिटोरल हो गया, लिम्नेटिक हो गया, प्रोफंडल की बात कर लेते हैं। प्रोफंडल जोन में क्या कोई ऑटोट्रॉफ मिलेगा? अरे मिलेगा। फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं मिलेगा, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ मिलेगा। समझ में आई बात? तो क्या कोई ऑटोट्रॉफ मिलेगा? यस। कौन सा? कीमो ऑटोट्रॉफ। लेकिन प्रोफंडल जोन में आपको फोटो ऑटोट्रॉफ्स रेयरली मिल सकते हैं, लेकिन रेयरली। बोले सर मिल कैसे सकते हैं? मिल ऐसे सकते हैं, ये नेचुरल लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अरे हाँ कि ना? भगवान ने ऐसे लाइन बनाकर नहीं भेजी जैसे हमने यहाँ पर बना रखी है। हेलो, इसका मतलब है क्या ये दोनों जोन्स एक दूसरे को कभी ना कभी ओवरलैप करते होंगे? इस वजह से कभी कभी जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो आपको इस वाले रीजन में भी सरवाइव करते हुए मिल सकते हैं। इसका मतलब जहां पर लिम्नेटिक जोन प्रोफंडल जोन में मर्ज हो रहा है। क्या बोला मैंने? लिम्नेटिक जोन प्रोफंडल जोन में मर्ज हो रहा है, ये वाला जोन कहलाता है कंपेंसेशन जोन। क्या कहलाता है बेटा? ये कंपेंसेशन जोन ये कहलाता है। यहां तक की बात भी शायद समझ में आई होगी। अरे बोलो यार, पक्का कहानी क्लियर चल रही है? ढेर सारी चीजें आने वाली हैं भैया इसमें, तो बनने के बाद बहुत डरावना लग सकता है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, एक के बाद एक चीज अगर पकड़ के चलोगे तो एक के बाद एक अपने आप याद आती चली जाएगी।
तो लेयर्स का जो फॉर्मेशन है वो जोनेशन है, किसके बेसिस पर? नीड ऑफ लाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के बेसिस पर। कौन कौन से जोन्स हैं? लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल। लिम्नेटिक क्या है? डीप एक्वेटिक पार्ट जहां तक लाइट पेनिट्रेट करती है। प्रोफंडल क्या है? डीप डार्क जोन इज प्रोफंडल। लिटोरल क्या है? मडी शैलो रीजन ऑन द एजेस ऑफ लेक। समझ में आ गई बात? वेजिटेशन दोनों की क्लियर हो गई। प्रोफंडल जोन में फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं मिलेंगे लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ मिल सकते हैं। बोल बेटा, बैठ के बोल। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मेरी बात सुन, जो मैंने यहां पर सेडिमेंट सब सेडिमेंट वाला पार्ट बताया है वो लाइट के बेसिस पर बताया है। किसके बेसिस पर बताया? डेड ऑर्गेनिक डेब्रिस और रन ऑफ वाटर के बेसिस पर। अब बता। हाँ, इसलिए तो हमने केवल लाइट के बेसिस पर तीन ही बताए। हाँ, पहुंच रहा है ना? तो इसको इसको लिटोरल बेंथिक कहूं, इसको प्रोफंडल बेंथिक कहूं? हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। लिटोरल जोन अगर लिम्नेटिक जोन का पार्ट होता तो दो अलग काहे बता? इसलिए लिम्नेटिक में डीप एक्वेटिक पार्ट ही कहते हैं जिसमें हम सॉइल को इंक्लूड नहीं करते। लिटोरल कब बोला? आगे बात समझ? चल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लिम्नेटिक, लिटोरल, प्रोफंडल, तीनों चीजें क्लियर है 100%? वेजिटेशन तीनों की समझ में आ गई। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो लेक का बेसिन है इसके इस तरफ टेरेस्ट्रियल एरिया, इसके इस तरफ, इसका मतलब टेरेस्ट्रियल एरिया में आपको इस तरह की वेजिटेशन मिलेगी। हेलो, ये वेजिटेशन कैसी होती है? रूटेड है। कैसी वेजिटेशन है? अरे, presence of soil and rooted vegetation is a characteristic of a terrestrial habitat. Presence of soil and rooted vegetation is a characteristic of a terrestrial habitat. अरे हाँ कि ना? अगर मैं इन दोनों जोन्स को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर भी टेरेस्ट्रियल आ रहा है और यहाँ पर भी टेरेस्ट्रियल आ रहा है। अगर मैं लिम्नेटिक जोन की बात करूं तो लिम्नेटिक जोन में क्या फाइटोप्लैंक्टन है? जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस हैं, अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, पीपल का पेड़, मैंगो, बहुत भयंकर रूटेड वेजिटेशन। इसका मतलब है कि लिम्नेटिक जोन में प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लस प्रेजेंस ऑफ प्लैंक्टॉन्स, द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। यहाँ पर क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यहाँ पर क्या है? लेकिन इन दोनों में से आप अगर लिटोरल जोन को देखें, किसको बेटा? लिटोरल जोन में क्या रूटेड वेजिटेशन और सॉइल पाई जा रही है? लिटोरल जोन में क्या एक्वेटिक हैबिटेट और प्लैंक्टॉन्स वाली वेजिटेशन, इवन फिशेस भी पाई जा सकती हैं? देयरफॉर क्या ये लिटोरल जोन एक्वेटिक कम्युनिटी एंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी के बीच का एक ओवरलैप जोन है? Overlap zone between two communities is known as ecotone. Overlap zone between two communities is known as ecotone. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि littoral zone is a ecotone region? Littoral zone is a ecotone region. यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर है? अगली चीज, यार मुझे ये बताना, क्या लिम्नेटिक जोन में एक्वेटिक हैबिटेट की स्पीशीज पाई जा सकती है? क्या टेरेस्ट्रियल एरिया में वेजिटेशन जो रूटेड है या लैंड पर ग्रो करने वाली वेजिटेशन पाई जा सकती है? क्या यहाँ पर आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की वेजिटेशन मिलेगी? यहाँ पर आपको फिशेस और फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे? लेकिन क्या लिटोरल जोन में फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, रूटेड वेजिटेशन, इवन यहाँ के एनिमल्स को यहाँ फीड करने के लिए आ सकते हैं? तो क्या लिटोरल जोन में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट की स्पीशीज मिल सकती हैं? तो इसका मतलब इकोटोन शोज
हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू द बोथ ओवरलैपिंग कम्युनिटीज। दोनों ओवरलैपिंग कम्युनिटीज के बीच में जो इकोटोन बन रहा है उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी दोनों कम्युनिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, यहां पर भैया एक एक्वेटिक है और एक टेरेस्ट्रियल है। यार दो टेरेस्ट्रियल एरिया के बीच में कभी इकोटोन बन सकता है क्या? दो टेरेस्ट्रियल एरिया के बीच में बन सकता है क्या? दो टेरेस्ट्रियल एरिया के बीच में भी इकोटोन बन सकता है। बन क्या सकता है? होता है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर फॉरेस्ट खत्म हो गया, यहाँ से ग्रासलैंड शुरू हो गया। मतलब एक एरिया ऐसा जरूर आएगा जहां पर ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों की स्पीशीज पाई जाएंगी। फिर कुछ समय के बाद हो सकता है सारी ग्रासलैंड की मिले और इस तरफ हो सकता है सारी फॉरेस्ट की मिले, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन जरूर आएगा जहां पर दोनों की स्पीशीज ओवरलैप कर रही होंगी। इसका मतलब मान लेते हैं कि इधर क्या है? फॉरेस्ट, इधर क्या है? ग्रासलैंड, और इन दोनों के बीच का जो ओवरलैप जोन है ये क्या है? इकोटोन है। क्लियर? चलो ये बताओ जरा, क्या दो एक्वेटिक हैबिटेट के बीच में कभी इकोटोन बन सकता है? कैसे? दो एक्वेटिक में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिवर्स अल्टीमेटली ओशियन में जाकर मर्ज होती है। रिवर्स जब ओशियन में जाकर मर्ज हो रही है इसका मतलब है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन वाटर इकोसिस्टम में मर्ज हो रहा है बेटा। ये जो ओवरलैप जोन है ये इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यहां तक की कहानी क्लियर? अगली चीज और ध्यान से सुनिएगा, जहां पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मराइन वाटर इकोसिस्टम में मर्ज होता है इसे एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एस्चुरी। और एग्जामिनर को पता है कि एलन वाले आपको ये रटा रटा के भेजेंगे कि भैया जहां फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मराइन वाटर इकोसिस्टम में मर्ज होगा वो क्या है? एस्चुरी। इसलिए आजकल उसने एस्चुरी टर्म यूज करना बंद कर दिया है और इसकी जगह पर वो आपको लिख कर देता है ब्रैकिश वाटर। क्या है बेटा ये? ब्रैकिश वाटर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ब्रैकिश वाटर जोन इज अ इकोटोन? ब्रैकिश वाटर जोन इज अ इकोटोन। आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में एक जगह है गंगा सागर। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार एक बहुत महत्व वाली जगह है, क्योंकि जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री से स्टार्ट होती है उत्तराखंड में और अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसलिए उसको नाम दिया जाता है जहां गंगा सागर में मिलती है, गंगा सागर एस्चुरी। अरे आई बात समझ में? उसी तरह से ओडिशा में एक लेक है चिलिका लेक, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, मराइन वाटर में मर्ज होकर वो एक एस्चुराइन लेक बन गया है। क्या बन गया है बेटा? एस्चुराइन लेक। यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? हाँ। हाँ ले सकते हैं बिल्कुल। इको सिस्टम ओवरलैप भी कह सकते हो। बाहर पूछ लेना मेरे से। चलिए जी, अब यहाँ पर तो मैंने बता दिया दो कम्युनिटीज या दो इकोसिस्टम के बीच में ओवरलैप हो रहा है। अरे हाँ के ना? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दुनिया का हर इकोसिस्टम अपने किनारे पर दूसरे इकोसिस्टम या हर कम्युनिटी अपने किनारे पर दूसरी कम्युनिटी से ओवरलैप हो रही है? इसका मतलब है कि इस फॉरेस्ट का इस तरफ वाला किनारा भी ओवरलैप हो रहा है, इस तरफ वाला किनारा भी ओवरलैप हो रहा है, ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग। अरे बोलो यार। दैट मीन्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक किनारा ओवरलैप हो रहा है और हम बहुत अच्छे से ये भी जानते हैं कि दुनिया गोल है। एक पॉइंट कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आइला दुनिया खत्म हो गई है, वापस से वहीं आ जाएंगे। इसका मतलब हर एक इकोसिस्टम का किनारा किसी दूसरे इकोसिस्टम के किनारे से ओवरलैप हो रहा होगा, राइट? आगे जाकर स्पेशल पॉइंट में आपको दो डेफिनेशंस मिलती हैं। एक तो मिलता है इको एज स्पीशीज और एक होता है एज इफेक्ट, राइट? अब उनकी डेफिनेशंस हम याद करते रहते हैं कि यार एज स्पीशीज क्या है और एज इफेक्ट क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार इकोटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन? आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है?
जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। ये ओवरलैपिंग सेंटर ऑफ द कम्युनिटी में हो रही है। कहां पर हो रही है? एजेस ऑफ द कम्युनिटी पर। कहां पर हो रही है? इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ इकोटोन हमेशा सेंटर ऑफ द कम्युनिटी में होगा। कहां होगा? एजेस ऑफ द कम्युनिटी पर होगा। दिस इज नोन एज एज इफेक्ट। यही क्या कहलाता है? एज इफेक्ट। बात समझ में आई? आपसे कहा गया कि यार एक स्पीशीज है जो कि इकोटोन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अब आप उसको खोजने निकलेंगे तो कम्युनिटी के सेंटर में खोजेंगे। कहां खोजेंगे? तो स्पीशीज प्रेजेंट इन इकोटोन आर एज स्पीशीज। भला आप कितनी रटते रहो, मेरे हिसाब से तो सबसे सिंपलेस्ट यही था, एज स्पीशीज और एज इफेक्ट। क्लियर हो गई यहां तक की बात? 100% समझ में आया? लिख लीजिए दोनों पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ ecotone is edge effect. Formation of ecotone is edge effect. Next, species present in ecotone are edge species. Species present in ecotone are edge species. यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? एक एक लाइन, एक एक पॉइंट समझ में आया? एक लास्ट चीज और देख लेते हैं इसके बारे में, दैट इज पी बाय आर रेशियो। Rate of photosynthesis by autotrophs upon rate of respiration by heterotrophs. What is P by R ratio? Rate of photosynthesis by autotrophs upon rate of respiration by heterotrophs. इन दोनों के बीच का जो रेशियो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पी बाई आर रेशियो। तो आपको लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल इन तीनों में ही रेशियोज देखने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर हम बात करते हैं लिम्नेटिक जोन की, इसकी बेटा लिम्नेटिक जोन में क्या आपको ऑटोट्रॉफ्स मिलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स के साथ साथ क्या आपको हेटेरोट्रॉफ मिलेंगे? मुझे ये बताइए, लिम्नेटिक जोन में ऑटोट्रॉफ्स के फॉर्म में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स और अदर एक्वेटिक प्लैंक्टोनिक प्लांट्स। अरे बोलो यार, जो कि फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, सबमर्ज भी हो सकते हैं। क्लियर बेटा? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ कौन होंगे? फिशेस, जूप्लैंक्टॉन्स। अरे हाँ के ना? अगर हम नंबर काउंट करना स्टार्ट करें तो किसका एबंडेंस है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स का। क्या हेटेरोट्रॉफ्स का एबंडेंस होगा? इसका मतलब मुझे बताइए, लिम्नेटिक जोन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच हायर एज कंपेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जहां पर ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो, नीचे वाली वैल्यू कम हो, तो आंसर इज मोर देन 1। अरे बोलो यार, तो P by R रेशियो इन लिम्नेटिक जोन इज मोर देन 1। यहां तक की कहानी सब बच्चों क्लियर? नेक्स्ट बेटा, बात करते हैं लिटोरल जोन की। कहां के बच्चे? लिटोरल जोन में अगर आपसे ऑटोट्रॉफ पूछे जाएं तो कौन होंगे? फाइटोप्लैंक्टन होंगे, रूटेड वेजिटेशन होगी, फ्लोटिंग भी हो सकती है, सबमर्ज भी हो सकती है, फिशेस हो सकती हैं, जूप्लैंक्टॉन्स हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? इसका मतलब यहाँ पर माइक्रोबियल ऑटोट्रॉफ्स एंड माइक्रोबियल हेटेरोट्रॉफ्स दोनों प्रेजेंट है। मैक्रो ऑटोट्रॉफ एंड मैक्रो हेटेरोट्रॉफ दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट सेम रेशियो में प्रेजेंट है। Therefore, rate of photosynthesis and rate of respiration are almost equal.
यही वजह है कि लिटोरल जोन में P/R रेशियो लगभग 1 या 1 के बराबर आता है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अगला आ रहा है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन में क्या फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं या नहीं है या फिर नेग्लिजिबल? राइट बेटा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नेग्लिजिबल एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोट्रॉफ्स और डिकम्पोजर्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स मैक्सिमम। अरे बोलो यार, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू कम है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, देयरफॉर लेस देन 1। आ गई बेटा बात समझ में? कंपनसेशन जोन में, कंपनसेशन जोन में सेकंड लास्ट ग्रीन टी शर्ट के पास वाला बालक, हाँ कंपनसेशन जोन में है। ओह माय गॉड्स, कहाँ है कंपनसेशन जोन? अच्छा, वहां क्या मिलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ मिलेंगे। पड़ोसी बताना। हम्म, आगे वाला बालक बताना, इसके पड़ोसी। हाँ हाँ है, हाँ 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 ठीक है। P/R रेशियो बत पूछ रहा था, वैसे मैं यही पूछ रहा था ना। हाँ, किसमें? कंपनसेशन जोन में, क्यों? वेरी गुड, बैठो तीनों बैठो। चलिए जी, कंपनसेशन जोन में भी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आएगी। क्यों भैया? क्योंकि ये एनलाइटन्ड जोन और डार्क जोन के बीच का एक ओवरलैप है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? 100% समझ में आया? यार मैंने आपको लैंडस्केप पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था लैंडस्केप? लैंडस्केप के अंदर मैंने आपको कॉरिडोर पढ़ाया था। कॉरिडोर के साथ साथ मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था। मैट्रिक्स इज एक्चुअली द इकोटोन, बोला था मैंने शायद। अब चूंकि आपको उस दिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए आज आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा, ये लैंडस्केप की नेचुरल बाउंड्रीज बताई थी, ये अलग अलग पैचेस बताए थे। अरे हाँ के ना, इसको हमने लेक, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और एक डेजर्ट भी बता दिया, राइट? तो ये जो पेरीफेरी है, ये तो हम पूरे पूरे इकोसिस्टम को बता रहे हैं। बाकी वाला जो रीजन है, क्या यहाँ पर दोनों की स्पीशीज पाई जा सकती हैं? ये एक्चुअल में था क्या? इकोटोन था। और इसके इधर भी कोई और होगा, इधर भी कोई और होगा, इधर भी कोई और होगा। तो मैट्रिक्स वाला पार्ट एक्चुअल में है क्या? इकोटोन है, जो कि उन कम्युनिटीज के स्पीशीज के डिस्पर्सल और ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करे। बोलो यार बच्चे, बिल्कुल कॉरिडोर तो है ही मैट्रिक्स का पार्ट। कॉरिडोर तो है मैट्रिक्स का पार्ट, और मैट्रिक्स क्या है? इकोटोन है। देयरफॉर जितना भी मैट्रिक्स वाला पार्ट है, दैट इज कंसीडर्ड एज इकोटोन। मिटा दूं कि लिख रहे हैं? हो गया फोटो सेशन? बढ़े आगे, लिख रहे हैं क्या? कितने लोग लिख रहे हैं? शाबाश। हाँ बेटा, हाँ नहीं गलत जाएगा, इन जनरल तो नहीं मानना है। समझ में आ रही है सारी चीजें? ये खत्म हो गया भैया आपका स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कम्युनिटी के स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक खत्म। 3 स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े बेटा, कौन कौन से? स्पीशीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस एंड फिजियोग्नोमी एंड स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन की कहानी भी खत्म। हम लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजिकल हायरार्की। क्या पढ़ रहे थे? इकोलॉजिकल हायरार्की। मिटा दूं अब तो?
इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, राइट। अब मैंने आपको बता दिया कि यार कम्युनिटी होती क्या है और कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। अब किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी नई कम्युनिटी आकर एस्टेब्लिश हो सकती है और फ्लरिश कर सकती है बेटा। ये जो एस्टेब्लिशमेंट एंड फ्लरिशिंग ऑफ अ कम्युनिटी इन अ न्यू एरिया, दिस इज टर्म्ड एज सक्सेशन। ये बात करते हैं सक्सेशन के बारे में। एनसीईआरटी में पेज नंबर 249 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। घर जाकर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बाकी मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा। टर्म बाय पेज नंबर 249, 250। चलिए सुनिएगा प्लीज। एक तो क्या, चलती क्लास में जैसे मेरे को दांत नजर आते हैं मेरा मतलब तोड़ने का मन कर जाता है, ठीक है ना। तो जब तक ह्यूमर नहीं आ रहा है तब तक टॉपिक ही चल रहा है। अरे समझ में आ गई बात। और अगर आप डिसेंसी नहीं रख सकते हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी क्लास में ना बैठे। मेरी इच्छा नहीं होती, देखो सही बात तो यह है, बाकी लोगों का भी नुकसान होगा और मेरा तो क्या ही नुकसान। हेलो, अगर मैं आपको इतना स्लोली चल रहा हूँ अगले टर्न से मेरी स्पीड बढ़ेगी भैया, क्योंकि आज तक तीसरा या चौथा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है, आज तक मैं सारी टर्म्स में आपको सिखा चुका हूँ। अब केवल सारी चीजों का रिसाइटिंग ही चलेगा, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। आगे बात समझ में भैया, ठीक है। तो अब बस हो गया कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का सारा नाटक खत्म। अब सारी की सारी चीजें फुल स्पीड में चलेगी, राइट। तो एक एक चीज, एक एक लाइन अब समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आया बिंदास बोलना, लेकिन फालतू कचरा नहीं चाहिए मेरे को क्लास के। आगे बात समझ बेटा। स्टार्ट करते हैं सक्सेशन। आज तक के इतिहास में हर साल अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सक्सेशन से पूछा गया है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा थ्योरेटिकल पार्ट अगर कुछ है पूरे इकोलॉजी के अंदर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम में, वो कौन है? सक्सेशन। और मेरी गारंटी भाई साहब कि इसकी पूरी थ्योरी मैं आपको रटवा दूंगा यहीं पर क्लास में। एनसीईआरटी ने कहां कहां पर कौन कौन सी चीज लिखी है, ठीक। सबसे पहली चीज, अगर हम सक्सेशन की बात करें तो हम लोग हमेशा रटना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी ऑन अ बैरन एरिया। अरे बोलो। और शुरू के वो जो 4-5 पॉइंट है वो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा याद करने में बहुत जान निकलती है कि बोले यार वो कैसे याद होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सक्सेशन एक्चुअल में है क्या। हम अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सक्सेशन। द टर्म सक्सेशन वाज गिवन बाय हर्ट। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो सक्सेशन में एक टर्म आ रही है, सक्सेस मतलब सफलता। और आपकी सफलता किसमें है? नीट में। नीट क्वालिफाई करने में मैक्सिमम लोग इस साल ही कर लिए होंगे। हाँ, इसका मतलब है कि आपकी मेन सफलता है मेडिकल कॉलेज की सीट ऑप्ट करने में। अरे हाँ कि ना, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सफलता क्या है तो आप कहोगे कि यार मेरे मन चाहे मेडिकल कॉलेज में एक मनचाही सीट मुझे मिले, राइट। वही आपकी सक्सेस कहलाएगी, ठीक है। चलिए आपसे जोड़ते हैं सक्सेशन प्रोसेस को और सक्सेस। आपने नीट का एग्जामिनेशन दिया 17 जुलाई को, उसके महीने 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ गया और उस रिजल्ट के अंदर आपका आपके मनचाहे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, राइट, है ना। ये होगा, ये होगा, राइट। अगर आपकी कंसिस्टेंसी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, भैया मैं सही कह रहा हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मम्मी पापा का आशीर्वाद हमेशा सबसे ज्यादा काम करता है। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, राइट, पक्की बात है भैया, कोई सफलता से नहीं रोक सकता आपको, ठीक है भैया। तो आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही आपका आपके मन चाहे कॉलेज की सीट में आपका अलॉटमेंट मिल गया। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करना होता है, राइट। तो जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे और वहां पर एक ओरिएंटेशन सेशन बनाया जाता है कि हाँ आप सब लोग यहाँ पर बैठ जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि आपके नाम की एक सीट अलॉटेड होगी। हेलो, आप जैसे उस सेशन में पहुंचे और आपके पहुंचने से पहले आपकी सीट पर कोई और बैठ गया। मुझे पता है आप सब मन में क्या बोल रहे हो, अरे बात समझ में आ रही है, राइट। लेकिन हाँ, हम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में ये कह देंगे कि सर खून हो जाएगा हमारे यहाँ से, गालियां देंगे वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे हाँ कि ना, राइट।
ठीक है, तो वहां पर पहुंचे तो क्या है सर, तलवारें निकल जाएंगी, खून हो जाएगा क्योंकि कोई और बैठा होगा। अरे हाँ कि ना, इसका मतलब है कि वो सीट एक्चुअल में आपको कैसी मिलनी चाहिए, खाली। खाली बोले तो बैरन एरिया है। कैसा एरिया, आप उस पर जाकर बैठोगे। आप बायोटिक क्या है, बायोटिक, establishment of a biotic community on a barren area is a success. Establishment is success. अरे बोलो यार, कि अगर वहां पहुंच गए और वहां जाकर एस्टेब्लिश हो गए, दिस इज योर, अगले 5.5 साल तक आपका चलेगा। समझ में आई बात। अब अगले 5.5 साल तक क्या चलेगा वो भी बता देता हूँ, राइट नाउ। अब जब आप वहां पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया आपने, उसमें आप फर्स्ट ईयर में गए, पहले दिन, अगले दिन सेकंड ईयर में बैठोगे, साल भर तक फर्स्ट ईयर, देन कोई फोर्थ में तो नहीं जाएगा, सेकंड में जाओगे, सेकंड के बाद फिफ्थ में जाओगे, किस में जाओगे। इसका मतलब सक्सेशन इज अ सीक्वेंशियल, ऑर्डरली एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस। कैसा है, सीक्वेंशियल, ऑर्डरली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे चलने वाला एक सीक्वेंशियल प्रोसेस। अरे मजा आ रहा है बहुत सर, अरे है कि नहीं है, राइट। चलिए जी, अब इस सक्सेसफुल प्रोसेस में आप आगे बढ़े कैसे, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन हुए, फर्स्ट ईयर का जब आपका फाइनल सेम का एग्जामिनेशन होगा, वो क्वेश्चन आया और क्वेश्चन पेपर के लिए जो आपको आंसर लिखने के लिए कॉपी दी गई, आपने उसमें लिख दिया दम है तो पास करके दिखा। ऐसा लिखेंगे क्या, ऐसा नहीं लिखेंगे। मतलब जो पूछा गया है उसके उत्तर दिए जाएंगे। उसके बाद आप पहुंचेंगे कहाँ, सेकेंड ईयर के अंदर। अरे हाँ कि ना, इसका मतलब आपने फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिया, जिसकी वजह से आपने कंडीशंस को सेकंड ईयर के लिए फेवरेबल बना दिया और फर्स्ट ईयर के लिए अनफेवरेबल। अरे हाँ कि ना, तो अगला स्टेटमेंट, अगला प्रोसेस जो सक्सेशन में होता है वो क्या है, कम्युनिटीज इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट and make the condition favorable for next upcoming communities. Make the condition favorable for next upcoming communities, right बेटा। फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिया आपने, थर्ड ईयर में जाओगे, अब कौन से में जाओगे। चलो फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिया, कौन कौन कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, कोई बनेगा क्या। मतलब सुनना बात को ध्यान से, फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन देने के समय ये फिक्स है कि आप सेकंड ईयर में जाओगे, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे या, है कि नहीं बेटा। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। अरे हाँ कि ना। चलिए जी, तो यहां तक की कहानी शायद समझ में आ गई होगी। तो जब आपने फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिया, तो फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन देने पर यह डिसाइड हो गया कि आप सेकंड ईयर में जाओगे, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, कि ऑप्थेल्मिस्ट बनोगे, कि आप कोई और बीमारी की इलाज करोगे। अरे हाँ कि ना। सो इसलिए स्टेटमेंट लिखा गया है कि सक्सेशन के दौरान नेक्स्ट अपकमिंग कम्युनिटी कैन बी प्रेडिक्टेड, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब कई लोग बाहर आकर आर्ग्यू करते, तो पूछेगा मेरे से बाहर आके, बोले सर ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो हम बोलते हैं मीजोफाइट। हेलो, ये तो हमें शुरू से ही पता है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन होती है। लेकिन भाई मीजोफाइट पता है, मतलब ये पता है कि तुम डॉक्टर बनोगे, लेकिन ये नहीं पता कि किसके बनोगे। मतलब मीजोफाइटिक कम्युनिटी तो ग्रासलैंड भी हो सकती है, हर्ब भी हो सकता है, स्क्रब फॉरेस्ट भी हो सकता है, और दूसरा ट्रीज वाला फॉरेस्ट भी हो सकता है। अरे हाँ के ना। नेक्स्ट अपकमिंग कम्युनिटी कैन बी इजीली प्रेडिक्ट, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अरे हाँ के ना। ये नाटक कब तक चलता रहेगा, एग्जाम देने का, फिर आगे जाने का, फिर एग्जाम देने का, फिर आगे जाने का। 5.5 साल तो तुम्हें सपना है बेटा। हेलो, बता देता हूं हम सबके साथ, क्या मेरे साथ भी है। हम सबको कक्षा 10 में कहा गया था कि 10वीं कर लो ऐसे ही ऐसे। अरे हाँ के ना। 12वीं में कहा गया कि 12वीं कर लो, फिर कहा गया कि नीट कर लो। जाओ एमबीबीएस में तुम्हें पता लगेगा। अरे है कि नहीं है।
राइट। तो यहाँ पर जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो लोग कहेंगे कि एमबीबीएस कर लो, ऐश ही ऐश है। फिर लोग कहेंगे कि पीजी कर लो, ऐश ही ऐश है। अरे शादी में ऐश कर लेना बाद में। भाई बहुत ही उतावला है। बोले सर एमबीबीएस तो खत्म होने के पहले। हाँ हाँ, लड़ा नहीं जा रहा है। है ना। सुनना मेरी बात को, जब तुम पीजी कर लोगे तो तुम्हें कहा जाएगा कि एक बढ़िया हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, ऐश ही ऐश। जब उसके बाद हॉस्पिटल ज्वाइन कर लोगे तो बोले और खुद का होना चाहिए, ऐश ही ऐश। इतने में भाई 55 साल के हो जाते अपन। हेलो। तो हम पुरुषों के जीवन में जो कहा जाता है ना कि 10वीं 12वीं प्री मेडिकल, मेडिकल कॉलेज, पीजी, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल खुद का, इनके बाद क्या है, ऐशी ऐश है। बेटा उसमें एक चीज हिडन लिखी होती नीचे, तुम्हारे बीवी बच्चों की। अरे बात समझ में आई। हमसे भी कहा जाता था कि भैया ये कर लो, ऐशी ऐश। हमने जब छोटे से कोचिंग से पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमसे कहा गया था कि एलन मिल जाए, ऐशी ऐश है। हाँ वो मुझे पता है कि साइलेंट था कि वो उनकी है, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ क्लास में ही हूँ। अरे बात समझ में आई। मैं कहाँ ऐश करने जा रहा हूँ, है ना। आप भी 9 बजे जाते हो तो मैं भी 9 बजे जाता हूँ। और उसके बाद कोई ताकत नहीं बचती कि किसी से आर्ग्यूमेंट कर लो। वो जो कहती है सब ठीक है। बोले अभी दिन हो रहा है, बोले पक्का दिन हो रहा है भाई, बहुत गर्मी चल रही, लू चल रही है भाई, है ना। तो मान लेते हैं, अभी सब मान लेते हैं, सब एक्सेप्टेंस आ जाता है एक समय के बाद। तो भैया उनकी ऐश ऐश। सुनिएगा नेक्स्ट। तो मैं आपसे कह रहा था कि नेक्स्ट अपकमिंग कम्युनिटी कैन बी इजीली प्रेडिक्टेड, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द क्लाइमेक्स कमिंग। तो ये नाटक जो जीवन पर्यंत चल रहा है कब तक चलेगा, अंटिल अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी और अ कम्युनिटी which is in near equilibrium with the environment is established। अब नियर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया है कि एक मानसिक संतुलन आ गया है कि बोले बस भैया अब ऐसे ही कटेगी। अरे हाँ के ना, राइट। तो वो वाली स्टेट आने तक ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिसमें आप एग्जाम देंगे, अगली स्टेज पर जाएंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर अगली स्टेज पर जाएंगे। यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है। तो मैंने अभी क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ाई है दोबारा से सुनिएगा। सक्सेशन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ऑन अ बैरन एरिया, right? Sequential, orderly, and a gradual process. Communities interact with the environment and make the condition favorable for next upcoming communities. Next community can be easily predicted, but we cannot predict the climate community. And this process occurs until a state of stability is established, which is in near equilibrium with the environment। 5 पॉइंट, पांचों पॉइंट हर समय याद होने चाहिए। बहुत कठिन थे क्या? कौन सा वाला? फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर कंफर्म है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कौन कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा और कौन। समझ में आ गई बात? ठीक है। सक्सेशनल प्रोसेस में लाइकेन आया, लाइकेन ने रॉक्स की वेदरिंग स्टार्ट की, लेकिन अभी सॉइल फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब पीपल का पेड़ नहीं आ सकता, अब वहां पर मॉसेस ही आएंगे। तो कंडीशन नेक्स्ट वाले के लिए फेवरेबल हुई है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्लाइमेट कम्युनिटी कौन सी होगी, क्योंकि क्लाइमेट हो सकता है कि ट्रीज को सपोर्ट ही ना करे, ग्रासलैंड बन जाए। अगर ऐसा होता कि हर जगह पर क्लाइमैक्स फॉरेस्ट होता तो दुनिया में हर जगह पर फॉरेस्ट ही मिलते, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एज अ क्लाइमैक्स या मोस्ट स्टेबल कभी नहीं मिलते। अरे बोलो यार बच्चे, यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को समझ। मीजोफाइट कम्युनिटी में क्या क्या आएगा, जो जो भी मीडियम वाटर कंडीशन में रहता है, मतलब ना एक्सेस ऑफ वाटर ना ही स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ही पढ़ाऊंगा मैं आपको ये। यहाँ तक की बात सब बच्चों को समझ में आई? पांचों पॉइंट रिकॉल करेंगे एक बार। सबसे पहला, इट इज अ succession is establishment of biotic community on a barren। क्लियर हो गई बात? सेकंड क्या बताया? Sequential, orderly, and a gradual process। Communities interact with the environment and make condition favorable for next upcoming community। Next upcoming community can be easily predicted, but we cannot predict the climate community। नाटक कब तक चलेगा? जब तक एक स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी का एस्टेब्लिशमेंट ना हो जाए। स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? द कम्युनिटी विच इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। नियर इक्विलिब्रियम का साफ साफ मतलब है जो मोस्ट सूटेड कंडीशन में या मोस्ट अडेप्टेड कंडीशन में रह रही है। अरे बोलो यार। नाउ सक्सेशनल प्रोसेस में मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है कम्युनिटी में। इसका मतलब सक्सेशन इज एक्चुअली द चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर।
क्या बेटा? सक्सेशन इज एक्चुअली द चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर। यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर? अगर हम चेंज इन कम्युनिटी की बात करें तो चेंज इन कम्युनिटी में जो सबसे पहले एस्टेब्लिश होने वाली कम्युनिटी होती है वो होती है पायनियर कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी बेटा? और जो सबसे लास्ट में बचती है वो कहलाती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? पायनियर कम्युनिटी इज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी और सबसे लास्ट में बचने वाली कम्युनिटी क्या है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर? अब अगर मैं कह रहा हूं कि किसी जगह पर सक्सेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कौन आएगी? पायनियर आएगी। उसके जस्ट बाद में क्लाइमैक्स नहीं आएगी क्या? उसके बाद में कई सारी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल स्टेज आ सकती हैं। इसका मतलब पायनियर कम्युनिटी के बाद हो सकता है ए, बी और सी, ये तीन इंटरमीडिएट कम्युनिटीज आई। देन जाकर एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका? क्लाइमैक्स कम्युनिटी का। यहाँ तक की बात क्लियर है? पायनियर और क्लाइमैक्स के बीच में क्या यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट स्पीशीज या इंटरमीडिएट कम्युनिटीज का फॉर्मेशन हुआ है? इनको कहा जाता है सीरल स्टेजेस। क्या कहते हैं बेटा इनको? सीरल स्टेजेस इन्हें कहा जाता है। यहां तक की बात शायद क्लियर हुई हो। लेकिन जब भी सक्सेशन होगा बेटा तो सक्सेशन के दौरान सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन? द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज। क्या बेटा? कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ड्यूरिंग सक्सेशन इज नोन एज सेरे। complete sequence of communities during succession is known as सेरे। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? जैसे कि हम कहते हैं हाइड्रोसेरे, वाटर बॉडीज में पाइनियर, सीरल और क्लाइमेक्स कम्युनिटीज का एस्टेब्लिशमेंट। अरे समझ में आई बात? जीरो सेरे, जीरिक या ड्राई कंडीशन के अंदर पाइनियर, सीरल और क्लाइमेक्स कम्युनिटीज का एस्टेब्लिशमेंट। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? मैंने अभी अभी आपको बोला कि क्लाइमेक्स कम्युनिटीज आर ऑलवेज मीजोफाइट्स। हमेशा कैसी होती है बेटा? अब बात आती है कि यार मीजोफाइट्स क्या होते हैं। अगर हम मीजोफाइट्स की बात करें तो तीन तरह की कंडीशंस हम बताते हैं। एक होती है जीरिक कंडीशन, एक होती है हाइड्रिक कंडीशन और एक होती है मीजिक कंडीशन। जीरिक कंडीशन होती है ड्राई कंडीशन, हाइड्रिक कंडीशन होती है एक्सेस ऑफ वाटर। इसका मतलब जीरिक कंडीशन में पानी कम है, सॉइल ज्यादा है। हाइड्रिक कंडीशन में पानी ज्यादा है, सॉइल कम है। मीजिक कंडीशन में न पानी की अधिकता है न ही पानी की कमी है। इट इज अ मीडियम वाटर कंडीशन। बोले तो 50% वाटर 50% सॉइल वाली जो कंडीशन है दैट इज मीजिक कंडीशन। आ गई कहानी समझ में? आइए बात करते हैं कि पायनियर क्या है और क्लाइमैक्स क्या है। सबसे पहले पायनियर कम्युनिटीज और दूसरी है क्लाइमैक्स कम्युनिटीज। बहुत ध्यान से एक एक लाइन, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए इस डिफरेंस में। पायनियर क्या फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी है बेटा? कैसी है? फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड। क्लाइमैक्स फाइनल कम्युनिटी या मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी। फाइनल कम्युनिटी या मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी। ठीक, इसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट सिखाऊंगा, उसके बेसिस पर आप सक्सेशन को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। हमने कहा कि यहाँ पर ये जो पायनियर कम्युनिटी सबसे पहले एस्टेब्लिश हो रही है और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो लास्ट में या सबसे स्टेबल कम्युनिटी को माना जाता है। नेक्स्ट बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं पायनियर कम्युनिटीज के बारे में तो पायनियर कम्युनिटीज की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा के कम, क्योंकि सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई है तो इसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी। यहाँ पर क्लाइमैक्स कम्युनिटी की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा की कम? स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा। डाइवर्सिटी कम है, यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है। देयरफॉर जहां डाइवर्सिटी कम होगी वहां स्टेबिलिटी कम होगी बेटा, और जहां डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां तक की बात सब बच्चों क्लियर? अगली चीज, पायनियर कम्युनिटीज जब आएंगी आते ही पीपल के पेड़ उग जाएंगे। कौन आते हैं मेनली? लाइकेन्स आएंगे, मॉसेस आएंगे, फर्न्स आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गीज आएंगे। अरे हाँ कि ना?
इसका मतलब पायनियर कम्युनिटीज का बायोटिक पोटेंशियल, अब गधेड़ों, बायोटिक पोटेंशियल हाई। ऑर्गेनिज्म जितना लेस डेवलप्ड होता है सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए उतनी ज्यादा प्रोजेनी जनरेट करता है। और यहाँ के ना क्लाइमेक्स कम्युनिटी का बायोटिक पोटेंशियल कम होता है। आ गई बात समझ में? चलिए बेटा मुझे प्लीज ये बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोटिक पोटेंशियल? मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अंडर फेवरेबल कंडीशंस। अरे हाँ कि ना? तो क्या मैं बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रोडक्शन पोटेंशियल कह सकता हूं? देयरफॉर पायनियर कम्युनिटीज में पाई जाने वाली स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनका रिप्रोडक्शन पोटेंशियल इज वेरी हाई। पायनियर कम्युनिटीज में पाई जाने वाली स्पीशीज का रिप्रोडक्शन पोटेंशियल इज वेरी हाई। इसी वजह से इसमें पाई जाने वाली स्पीशीज को आर सेलेक्टेड स्पीशीज भी कहते हैं। 2018 का प्रश्न है। अरे बोलो यार, आर सिलेक्शन के सिलेक्शन। तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज, आर किस बेसिस पर? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के बेसिस पर। मतलब ऐसी स्पीशीज जिनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई हो भले ही स्टेबिलिटी कम हो, आर सेलेक्टेड स्पीशीज। बोलो यार बच्चे, यहां तक की कहानी सबको क्लियर? अगली बात करते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का बायोटिक पोटेंशियल कम लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इट इज इन द नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। किसमें है बेटा ये? नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। अब सुनना बहुत ध्यान से बात को। क्या नेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म की अनलिमिटेड ग्रोथ को सपोर्ट करती है? इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल लाइफ साइकिल में जे शेप कर्व नहीं बनेगा। हमेशा कैसा बनता है? सिग्मॉइड। क्यों सिग्मॉइड बनता है? क्योंकि एक समय पर जाकर रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिसोर्सेज लिमिट। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज या उन अवेलेबल रिसोर्सेज का जो बेटर यूटिलाइजेशन करती है, जो बेस्ट यूटिलाइजेशन करती है, वो मोस्ट स्टेबल होती है। इसका मतलब क्लाइमेट कम्युनिटीज ही वो स्पीशीज हैं जो कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर पर जाकर रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन करती हैं। इसका मतलब है कि वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके अपना सर्वाइवल मैक्सिमम बनाए रखी हुई है। Therefore, they are in the near equilibrium with the environment at the asymptote state. कहां पर? स्टेशनरी स्टेट या एसिम्प्टोट स्टेट पर है। इसका मतलब क्या? वो कैरिंग कैपेसिटी के समय पर मैक्सिमम ग्रोथ शो कर रही है। Therefore, they are के selected species जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है लेकिन बायोटिक पोटेंशियल कम है, आर नोन एज के सेलेक्टेड स्पीशीज। के सेलेक्टेड जब भी हम बात करते हैं एक सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व की तो कुछ ऐसा होता है। पहले तो जे चल रहा था लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं वैसे ही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट काम करता है। ये कब होगा? जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। रिसोर्सेज या मैक्सिमम रिसोर्सेज सुनना जरा। जहां पर कैरिंग कैपेसिटी है इसका मतलब इस जगह पर मैक्सिमम रिसोर्सेज को पूछा था, तो पूछा था मैक्सिमम रिसोर्सेज है। उन मैक्सिमम रिसोर्सेज की जगह पर क्या ये स्टेबल कंडीशन में ग्रो करती मिल रही? सारी स्पीशीज इसी जगह पर सर्वाइवल शो करेंगी जाकर? जरूरी नहीं है। जो मोस्ट स्टेबल है वो नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट शो कर रही है। इसका मतलब रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रही है। 2000
के सिलेक्टेड, और ये आपको कहाँ मिलेंगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या आर सिलेक्शन के सिलेक्शन समझ में आया बेटा? 100% क्लियर है आपको? हाँ। मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम रिसोर्स अवेलेबिलिटी इन नेचर, मतलब नेचर ऑर्गेनिज्म की जितनी मैक्सिमम ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है वो उसकी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। पढ़ाऊंगा मैं आपको जब आपको डेमोग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा, आर सेलेक्टेड, हाँ लॉग फेज में आपको मिलेगा मेनली। तो आर सेलेक्टेड तो वैसे ही मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है ऑर्गेनिज्म, चाहे पायनियर वाला हो चाहे क्लाइमैक्स वाला हो, कभी भी जे शेप तो कर्व शो ही नहीं कर सकता, एक समय पर उसके भी फूड एंड रिसोर्सेज की कमी आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में लाइकेंस आ सकते हैं, मॉस आ सकते हैं, फर्न आ सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकते हैं। बोलो यार बच्चे, ये सब किसके फॉर्म में मिल सकते हैं, पायनियर कम्युनिटीज। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के एग्जांपल्स, फॉरेस्ट है ना, ऑप्शन में फॉरेस्ट ना हो तो ट्रीज, ट्रीज ना हो तो मीजोफाइट्स, और भाई मीजोफाइट ना हो तो एनसीईआरटी का फेवरेट टर्म मेजिक। आ गई बात समझ में? मोस्ट एक्यूरेट मेजिक है, क्यों? क्योंकि हमेशा फॉरेस्ट हो जरूरी नहीं है। आ गई बात समझ में? अगले टर्न पर आप मुझे याद दिलाएंगे कि आपको सक्सेशन का एक फ्लो चार्ट सिखाना था, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल। हेलो, और यहाँ पर जाकर हम फाइनल और मोस्ट स्टेबल की बात कर लेते हैं। अरे बोलो यार, तो फिर नेवर स्टेबल का मतलब क्या है, नाटक क्या है, उस बारे में बात करेंगे अगले टर्न। आज के लिए इतना है।